हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, जो हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज। कंप्यूटर एक, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब कंप्यूटर से अगर आपको कोई काम करवाना है तो कंप्यूटर को भी लैंग्वेज आनी चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए और हमें भी लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ, आपको ध्यान है, बताया था मैंने, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड, जीरो या वन को ही समझता है। तो देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कम्युनिकेट करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेट करने के लिए है। जैसे मान लीजिए, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक पार्क के अंदर, एक पार्क में बंटी और बबली, ये दो जने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं पार्क में बेंच पे। अब इन दोनों को क्या करनी है, आपस में बातें करनी है ना। हुआ नैनो से नैन लड़ गए, है ना। चलाओ ना नैनो से बानरे, जान ले लो ना जानवे, है ना। तो अब नैन मटक्के हुए। अब बाद में इनको करनी पड़ी बातें। बातें करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज आनी चाहिए, दोनों को भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तभी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसी प्रकार से है मैं यूजर और एक है कंप्यूटर। अब इन दोनों के बीच में काम करने के लिए लैंग्वेज होनी जरूरी है। तो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज होती है दो प्रकार की। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, लैंग्वेज लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज होती है हमारे प्यारे बच्चों दो प्रकार की। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज दो प्रकार की होती है साथियों। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एल एल एल, शॉर्ट में इसे एल 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 कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसे लिखा जाता है एच एल एल, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। उनकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है साथ साथ। लो लेवल लैंग्वेज बिल्कुल लो लेवल की, एकदम नॉर्मल क्वालिटी की थी। लो लेवल लैंग्वेज को फिर दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लो लेवल लैंग्वेज को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट नाम दिया इसे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। इसे क्या नाम दिया? फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, या इसे कहते हैं प्रथम पीढ़ी की भाषा। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या इसे बाइनरी लैंग्वेज, या इसे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी की भाषा और दूसरी पीढ़ी की भाषा। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, एंड सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज को असेंबल लैंग्वेज भी कहा जाता है, असेंबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सबसे पहले आई थी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। इसकी अगर बात करें तो ये जो लैंग्वेज थी, इसके अंदर काम करना क्या था, काफी मुश्किल था। काम करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि इसके अंदर काम करने के लिए जीरो और वन का यूज किया जाता था। क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए जीरो और वन का यूज किया जाता था। अब जीरो और वन हमें तो आती नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर को आती थी। इसीलिए इस पर काम करना क्या होता था, मुश्किल होता था। लेकिन इस लैंग्वेज का यूज कौन करते थे? क्वेश्चन आता है, इस लैंग्वेज का यूज करते थे, हाँ, वैज्ञानिक। इस लैंग्वेज का यूज करते थे वैज्ञानिक, यूज करते थे साइंटिस्ट, इसका यूज करते थे।
और ये लैंग्वेज जो थी वो कैसी थी, फास्ट लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज कैसी थी साथियों, फास्ट लैंग्वेज थी। कैसे, आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था। एक पार्क में बंटी और बबली दोनों जने बैठे हैं। अब इन्हें आपस में बात करनी है। बात करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए इन्हें, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, मारवाड़ी, बहुत सी लैंग्वेज है, हरियाणवी वगैरह जो भी है, कोई लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब आती है कि बंटी को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और बबली को हिंदी लैंग्वेज आती है। बंटी को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आती है, इसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। और बबली को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, इसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। लेकिन अब इन दोनों ने क्या करनी है, आपस में बातें करनी है। अब बातें करने के लिए क्या करेंगे, अब ये ढूंढते हैं एक ऐसा पर्सन, ढूंढते हैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं ट्रांसलेटर कहते हैं। आप यूज करते होगे, ट्रांसलेटर आते हैं काफी प्रकार के, गूगल ट्रांसलेटर, आप उसमें इंग्लिश में डालते हो, उसे ट्रांसलेट करके आपको जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबी है, उसमें आपको ट्रांसलेट कर कर आपको वो दे देता है। नॉर्मल हम इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों जने एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेज की नॉलेज हो। ये इन्होंने एक ऐसा पर्सन ढूंढ लिया, ट्रांसलेटर, जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की लैंग्वेज आती। अब ये इंग्लिश में बंटी कुछ बोलेगा, ये कहां जाएगा, ट्रांसलेटर के पास। ट्रांसलेटर इसे पढ़ेगा, समझेगा और इसे हिंदी में कन्वर्ट करके बबली को बता देगा। अब बबली उस क्वेश्चन का आंसर देगी अपनी भाषा के अंदर, हिंदी में देगी। ये हिंदी में आंसर देगी, ये वापस कहां जाएगा, ट्रांसलेटर के पास। ट्रांसलेटर इसे पढ़ेगा, समझेगा और इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर बंटी को बता देगा। ऐसे ही होता है, ट्रांसलेटर यूज होता है। तो इस प्रोसेस में क्या लगता है, फिर टाइम लग जाता है। मान लीजिए बंटी को भी इंग्लिश आती है और बबली को भी इंग्लिश आती है, दोनों को सेम लैंग्वेज आती है। मान लीजिए इसे भी हिंदी आती है और इसे भी क्या आती है, हिंदी आती है। क्या इन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर सेम लैंग्वेज है तो इनकी कम्युनिकेशन क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों, इन्हें किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की नीड नहीं रहेगी, मतलब प्रोसेसिंग में क्या होगा, इनका टाइम बचेगा। तो बात कैसी होगी, फास्ट होगी। वही बात यहां पर है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो थी इसके अंदर 0 और 1 का यूज होता था। क्योंकि मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो सिर्फ 0 और 1 होती है। साइंटिस्ट जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था उनको भी 0 1 आती थी, कंप्यूटर को 0 1 आती थी, साइंटिस्ट को 0 1 आती थी। तो क्या किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की, जिसे कहते हैं अनुवादक की जरूरत है, नहीं है। किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कम्युनिकेशन जो होगी, जो वर्किंग होगी, वो कैसी होगी साथियों, फास्ट होगी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है और बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें काम करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। इस लैंग्वेज का यूज करते थे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। और इसके अंदर स्पीड कैसी होती थी, इसकी फास्ट होती थी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। ये लाइन ध्यान रखना कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, अनुवादक की जरूरत नहीं थी। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। अब लेकिन लोगों ने कहा क्या सिर्फ साइंटिस्ट ही कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, हमें भी तो कंप्यूटर का यूज करना है, हमें भी तो अपना काम आसान बनाना है, हमें भी तो अपना डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर। कुछ ऐसा करो कमाल, कुछ ऐसा करो कमाल कि हम भी कंप्यूटर सीख जाएं, कि हम भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने लग जाएं, कंप्यूटर के अंदर कुछ वर्किंग करने लग जाएं, कंप्यूटर को कुछ परफॉर्मेंस दें, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करने लग जाए। इसके लिए फिर बाद में कौन सी लैंग्वेज आई, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज आई, दूसरी पीढ़ी की भाषा लाई गई। इसका क्या नाम है, असेंबल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड असेंबल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब इस ये लैंग्वेज आई, ये बहुत बढ़िया लैंग्वेज। अब इसमें आपको कोई भी वर्ड लिख सकते थे, कोई भी सिंबल लिखकर यूज कर सकते थे, उन्हें वो रिप्लेस कर कर कंप्यूटर को बता देता था। इसके अंदर जो वर्ड्स या सिंबल हम लिखते थे, वो वर्ड्स और सिंबल को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता था। क्यों, कंप्यूटर 0 और 1 को समझता था तब भी,
कंप्यूटर आज भी 0 और 1 को ही समझता है, इसके अलावा कंप्यूटर को और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। तो असेंबल के अंदर भी क्या था, हम जो वर्ड लिखते थे, हम जो सिंबल देते थे, हम जो नंबर देते थे, उन्हें वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता था, और कंप्यूटर जो आंसर देता था वो हमें ट्रांसलेट करके हमें बताता था। तो असेंबल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर की जरूरत महसूस हुई। क्वेश्चन आता है, असेंबल लैंग्वेज में किस प्रकार के ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था? तो इसमें असेंबल असेंबल प्रकार के ट्रांसलेटर का क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। जो क्या करता था, यूजर की लैंग्वेज को कंप्यूटर में ट्रांसलेट करता था और कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूजर तक ट्रांसलेट करके बताता था। हम जो भी कोई वर्ड लिखते थे उसे ये असेंबल प्रकार का ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता था और कंप्यूटर के आंसर को ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाता था। ये थी हमारी असेंबल लैंग्वेज। इसमें सिर्फ 0 1 का यूज कर सकते थे, इसमें वर्ड, सिंबल, कोई टेक्स्ट का यूज, कोई नंबर का यूज भी कर सकते थे, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए असेंबल प्रकार के ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। जब ये लैंग्वेज अच्छे तरीके से काम कर रही थी, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, फिर हम ये हाई लेवल लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज को क्यों लेकर आए? हम हाई लेवल लैंग्वेज क्यों लेकर आए? यहां से हमारी जो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होती है कि जब सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज के अंदर काम हो रहा था, वर्किंग हो रही थी, हमारे द्वारा काम किए गए काम को ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज फिर दो प्रकार की हुई, बाद में आई हाई लेवल लैंग्वेज। ये फिर होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, तीसरी पीढ़ी की भाषा, और एक होती है फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, चौथी पीढ़ी की भाषा। जब ये अच्छे से काम कर रही थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान से सुनना साथ। आपने एक चीज देखी होगी, आजकल एमएनपी का नाम सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा यूज होता है एमएनपी। आपने अगर मोबाइल शॉप के बाहर देखा हो, काफी जने मेट्रो वगैरह के बाहर अपने आते हैं तो लगा होता है एमएनपी लगा होता है। एमएनपी का मतलब होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्या होता है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी? क्या होता है ये? पहले क्या था कि आपका पास मान लीजिए एयरटेल का नंबर है, ठीक है, अब वो, या पहले बात करें रिलायंस का फोन चलता था, अगर आपको ध्यान हो तो, जो रिलायंस का फोन होता था ना, उसके अंदर सिम डलती थी, सीडीएम वाली सिम, देखा होगा सीडीएम वाली सिम डलती थी। अब वो जो सिम डलती थी वो पर्टिकुलर उस रिलायंस के फोन में ही डलती थी, ठीक है। अगर आप किसी और मोबाइल के अंदर उस सिम को डालते थे तो वो नहीं चलता था फोन। याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा पहले चला करता था, आज से 10 साल पहले, कि पर्टिकुलर जो सिम है वो उसी मोबाइल के अंदर चलेगी जिस मोबाइल के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। रिलायंस के फोन आते थे पहले, वो सिम आप किसी और फोन के अंदर नहीं चला सकते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हो, कोई भी सिम हो, कोई भी फोन के अंदर वो ऑपरेट हो जाती है, उसे आप रन कर सकते हो। यही प्रॉब्लम यहां पर थी कि सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी, जो कमी थी, वो ये थी कि इसके अंदर जो प्रोग्राम आपने जिस कंप्यूटर में बना लिया, जो प्रोग्राम आपने जिस कंप्यूटर में बनाया है, आप उस प्रोग्राम को उसी कंप्यूटर में रन कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए मैं ऑफिस में गया और मेरे ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर है उसका नाम है ए, जो मेरे ऑफिस में कंप्यूटर है उसका नाम है ए। मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम वगैरह किया, प्रोजेक्ट तैयार किया, फाइल तैयार की, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, टाइम हो गया मेरा ऑफिस का, और मैं सोचता हूँ कि ये जो काम है ना, अब मैं घर पे ले आता हूँ अपने पेन ड्राइव के अंदर, या फ्लॉपी के अंदर बात करूँ, या सीडी के अंदर, या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में इसे डालकर अपने घर पर ले जाता हूँ। और घर पर मेरे पास जो बी नाम का कंप्यूटर है, जो घर पर मेरे पास बी नाम का कंप्यूटर है, उसके अंदर इस पेन ड्राइव को, फ्लॉपी को, सीडी को, डीवीडी को, या जो भी स्टोरेज डिवाइस हो, लगाकर मैं अपना काम घर पर बाकी कर लूंगा। कब बात कर रहा हूं? जब चल रही थी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज चल रही थी, उस समय मैंने ऐसा सोचा कि मैं ए नाम के कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, इस पे मैंने फाइल बनाई, अब मैं चाहता हूं वो फाइल घर पे जाके उसका काम कंप्लीट कर लूं।
अब मैंने बनाई तो ए नंबर पे थी, लेकिन मैं घर पे लाकर बी नाम के सिस्टम पे जब उस फाइल को चला रहा हूं ना, तब वो फाइल उसमें चल ही नहीं रही थी। तो क्या इससे डिसीजन निकाला कि जिस सिस्टम के अंदर उस फाइल को बनाया गया है, उस प्रोग्राम को बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, तो ये फाइल उसी सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट की जाएगी। आप इसे किसी और सिस्टम के अंदर नहीं रन करवा सकते। ये इस सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। अगर मैं आज की बात करूं तो आप देखते हो, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है ए नाम का, आप इसके घर पर गए, इसके कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी गेम्स थी, तो आपने कहा यार तेरे पास गेम बहुत अच्छी अच्छी पड़ी है, क्या ये गेम्स मुझे दे देगा? उसने कहा पेन ड्राइव ले आ या कुछ भी स्टोरेज डिवाइस लेके आओ, इससे मैं आपको ये गेम दे दूंगा। उसने आपको पेन ड्राइव के अंदर गेम डालकर दे दी। आप अपने घर में आए, आपके घर का जो कंप्यूटर था उसका नाम था बी, आप घर पे लाए और पेन ड्राइव को अपने बी सिस्टम के अंदर लगाया और आप उस गेम को इंस्टॉल करके उस पर वर्किंग करने लगे। आज के टाइम पे आप ऐसा कर पा रहे हो ना, कि किसी भी और सिस्टम के अंदर प्रोग्राम को क्रिएट करके किसी और सिस्टम में आप उसे एग्जीक्यूट या रन कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी कि आप जिस प्रोग्राम को जिस सिस्टम में बना रहे हो, उसी सिस्टम में उस प्रोग्राम को चला सकते हो। बहुत बड़ी कमी थी इसकी। तो क्या सोना कि हम एक ही जगह पर काम कर सकते हैं? तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए ही हम फिर बाद में क्या लेकर आए, हाई लेवल लैंग्वेज को लेकर आए। और हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, जो उसकी सेकंड जनरेशन की डिसएडवांटेज थी, वो हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ी एडवांटेज थी। क्या? कि आप किसी और सिस्टम में प्रोग्राम को बनाकर किसी और सिस्टम के अंदर उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। आजकल आप देखते हो, आप अपने कॉलेज से फाइल लेकर आए कोई भी MS वर्ड की, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी लेकर आए, घर पे लाके आप उसे अपने कंप्यूटर के अंदर भी सेम एज इट इज रन कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिसेंटली वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज चल रही है? वो चल रही है हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है। समझ में आया आपको? ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, आप देख रहे हो पहले चलता था जो सिम है उसी फोन के अंदर वो करेगा, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कोई भी आपका नंबर है या आपका जैसे मोबाइल नंबर है, पहले क्या था, आप उस मोबाइल नंबर को किसी और सिम कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। आप अपने सिम को, जो सिम है आपकी, उसे किसी और कंपनी के ऑपरेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। आप उसी कंपनी के फोन के अंदर उस सिम को ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन बाद में नई लैंग्वेज आई, न्यू जनरेशन आ गई, तो आप देख रहे हो आजकल कोई भी मोबाइल हो आपके पास, में कोई भी सिम डालकर आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये चीज आपको सही में आई होगी, आई होप। चलिए, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए आई कि हम किसी और चीज को, मतलब इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? पोर्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना, ये पोर्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप किसी और सिस्टम में प्रोग्राम बनाकर किसी और सिस्टम में आप उसे रन कर सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज फिर दो प्रकार की होती है, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में क्या आ गई? भाषाएं आ गई अलग अलग तरह की, बेसिक आ गई, कोबोल आ गया, सी लैंग्वेज आ गई। ये सारी कैसी थी? थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी, तीसरी पीढ़ी की भाषाएं थी। कोबोल की बात करें तो कोबोल एक बिजनेस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आई फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, कुछ और चीजों को एडवांस लेवल पर लेकर आई। फोर्थ जनरेशन के अंदर हमें क्या मिला? सी के बाद C++ मिला, जावा मिला हमें, HTML हमें मिल गई, एडवांस जावा हमें मिल गई। तो ये सारी कैसी थी? फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज थी। तो अगर आपसे पूछे वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी भाषा काम कर रही है, कंप्यूटर की लैंग्वेज की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो लैंग्वेज की पीढ़ी चल रही है हमारे पास, चौथी पीढ़ी चल रही है। लैंग्वेज की कौन सी जनरेशन काम कर रही है? तो फोर्थ जनरेशन काम कर रही है। और कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन काम कर रही है? तो फिफ्थ जनरेशन काम कर रही है।
फर्क है लैंग्वेज की फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन। लैंग्वेज की फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन रिसेंटली क्या कर रही है, वर्किंग में चल रही है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा थोड़ी ना कि हमने लिखा और कंप्यूटर ने समझ लिया। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी कंप्यूटर के डाटा को यूजर और यूजर के डाटा को कंप्यूटर के डाटा में ट्रांसलेट करना पड़ता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन से ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था, यूजर और कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, वो था कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटर। इंटरप्रिटर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असेंबल ट्रांसलेटर का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था, तो सेकंड जनरेशन के अंदर असेंबल प्रकार के ट्रांसलेटर का यूज किया गया था। और बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज कौन से लैंग्वेज में किया गया था, हाई लेवल, दोनों में। थर्ड जनरेशन में भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर था और फोर्थ जनरेशन के अंदर भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया गया था। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स इन ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, आपका राइट आंसर होगा 3। फर्स्ट वन इज असेंबल, सेकंड वन इज कंपाइलर एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। तो ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबल। लेकिन असेंबल का यूज करते हैं सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज के अंदर सेकंड जनरेशन में, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो थर्ड जनरेशन में है चाहे वो फोर्थ जनरेशन में, दोनों के अंदर ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक नाम आया है सी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन थे। आपको डेली इन्वेंटर करवाता जा रहा हूं एक, कि कीबोर्ड के कौन थे, बताइए मुझे। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपने मुझे बताना है कि कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे, कीबोर्ड की खोज किसने की थी, या कीबोर्ड बनाने वाले कौन थे। आप सभी ने मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और सी लैंग्वेज की खोज की थी, सी लैंग्वेज के इन्वेंटर थे डेनिस रिची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी, डेनिस रिची ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो आपके सामने पता चला लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अभी वर्तमान में कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज चल रही है और कंप्यूटर की चल रही है फिफ्थ जनरेशन की वर्किंग चल रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी सारी। तो ट्रांसलेटर ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, असेंबल, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कुछ करंट की बात कर रही हूं यहां से। अब लैंग्वेज के अंदर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं कि प्रोग्राम हम बिल्कुल सही बनाएंगे, प्रोग्राम बनाते समय कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है हमसे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, बग किसे कहते हैं, बग। क्वेश्चन यहां से आपके पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बग किसे कहते हैं। बग, किसी एरर को, अगर कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, किसी एरर को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाते समय कोई एरर आ जाती है, उस एरर को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। ध्यान रखना है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाते समय अगर कोई मिस्टेक आ जाती है उसे कहते हैं एरर, उस एरर को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। अब आता है कि उस एरर को सही करना, जो हमने एरर दे दी है, गलती से एरर आ गई है, ठीक है, उसको सही करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ध्यान रखना है साथियों, क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। एरर को सही करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। कोई एरर आ जाए उसे कहते हैं बग, और उस एरर को सही करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। चलिए साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक से कंटिन्यू पढ़ेंगे। बस आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको क्वेश्चंस देखने को यहाँ से मिलते रहेंगे काफी। और रिसेंटली दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। इसी वे स्टडी ग्रुप के अंदर आपको जो कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर रूप से, इकोनॉमिक्स की चल रही है क्लासेस, हिस्ट्री की चल रही है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस प्रॉपर आपको रेगुलर रूप से चल रही हैं। आपको ध्यान होगा साइंस का एटम बम हम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया एटम बम चल रहा है, तो आपको उस एटम बम को मिस नहीं करना है। ठीक है, वो एटम बम ऐसा धमाका करता है कि आपका जो होगा ना धमाका, तो आपको सिलेक्शन के पार ही पहुंचाएगा वो। ठीक है, तो उस एटम बम को आप देखना नहीं भूलिए। वो एटम बम जानलेवा नहीं है, आपकी जिंदगी बनाने वाला एटम बम है वो। ठीक है, ऐसा एटम बम आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। हमारी पूरी टीम उसके लिए प्रयास करती है, क्वेश्चंस आपके लिए लेवल के लाए जाते हैं ताकि आपका सिलेक्शन दिया जाए। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक से कंटिन्यू पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।